सभी को हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में नदियाँ से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के एग्ज़ाम में बनते हैं, भले आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे का, ठीक है ना, या किसी भी आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में नदियाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो हमने इस वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदियाँ से रिलेटेड सारी टॉपिक को कवर करेंगे। और आप लोग को ध्यान में रखना है, ये जो नदियाँ का ये सेकेंड पार्ट है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने देखिए बहुत सारे नदियाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। देखिए ये जो 27 पेज, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पिछली जो वीडियो थी हमारी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब 27 पेज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जितना भी नदियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें, और जो बच्चा है वो थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया था, 1.5 घंटे का हो गया था, तो थोड़ा बोरिंग जैसा होने लगता है। ज़्यादा वीडियो हो जाने से ज़्यादा लंबा होने से बोरिंग जैसा फील होता है, इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट लेकर आया। तो ये सेकेंड पार्ट है और इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि आप लोग इसका और एक पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो पार्ट 1 का है, ठीक है। पार्ट 1 का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा रहेगा सारे फैक्ट को हम लोग देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में गंगोत्री हिमानी स्थित है, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सबको मालूम है, गंगोत्री हिमानी से। तो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, ये उत्तरकाशी जिला में स्थित है, ठीक है। ये उत्तरकाशी जिला में स्थित है। और ध्यान में रखना है, जो गंगोत्री हिमानी है ये समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है, 3900 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। और यहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है और यह गंगा का मुख्य धारा है, ठीक है ना। जो भागीरथी जो नदी है, भागीरथी जो नदी है ये गंगा का मुख्य धारा है। और ये गंगोत्री से जब निकलती है इसको भागीरथी कहा जाता है। आगे देखिए कि गंगा नदी को उसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है, तो वहीं इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, मतलब अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा नदी जो है इस सतोपत हिमानी से निकलती है, जिसको अलकापुरी हिमनद भी कहा जाता है, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत जो है वो बद्रीनाथ जो है ना, जो बद्रीनाथ आप लोग जानते हैं, बद्रीनाथ जो बहुत ही फेमस विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। बद्रीनाथ के ऊपर में सतोपथ हिमानी से, जिसको अलकापुरी हिमनद भी कहा जाता है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ जो है वो आपस में मिलती है, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में देखिए कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। विष्णु प्रयाग में आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि धौली विष्णु गंगा आपस में मिलती है, ठीक है। कौन कौन, अलकनंदा, धौली एवं विष्णु गंगा, अलकनंदा, धौली एवं विष्णु गंगा यहाँ पर मिलती है। कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में, ठीक है। आगे देखिए कि अलकनंदा की एक सहायक नदी पिंडार किस प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है ना। तो कर्ण प्रयाग से मिलती है। हम लोगों ने याद किया है कि कर्ण जो है ना, कर्ण पिंड धारण किया था, ठीक है ना, कान में एक पिंडल पहनता था, तो इसीलिए हम लोग इसको याद कर लिए को जो पिंडर जो है, जो कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग पर कौन कौन सी नदियाँ मिलेगी, तो अलकनंदा एक और एक पिंडार नदी, ये दोनों मिलती है कहाँ पर, कर्ण प्रयाग में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि रुद्र प्रयाग में कौन सी नदियाँ एक दूसरे से मिलती है, ठीक है ना। तो रुद्र प्रयाग में देखिए, ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा कि रुद्र प्रयाग में जो है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है, अलकनंदा एवं भागीरथी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। और यहाँ पर ध्यान में दीजिए, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में धौली एवं विष्णु गंगा
का संगम है। कौन सा? धौली एवं विष्णुगंगा, धौली एवं विष्णुगंगा जो अलकनंदा से मिल जाती है। आगे देखिए कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि महासीर नामक मछली की क्या विशेषता है जो इसे एक अन्य मछली से अलग करती है। ठीक है, महासीर नामक एक मछली है जो अन्य मछली से किस लिए अलग करती है। तो जो ये महासीर नामक मछली है यह नदी के निचले सिरे में रहती है लेकिन अंडे देने के लिए ऊपर आ जाती है। जो ये महासीर नामक मछली है और ये किस नदी में पाई जाती है? अलकनंदा में। कहाँ पर? अलकनंदा नदी में ये पाई जाती है। कौन सी मछली? तो महासीर नामक मछली। और ये नीचे रहती है लेकिन जब अंडा देना होता है तो ये ऊपर आ जाती है। ठीक है, महासीर नामक मछली के बारे में फैक्ट था। आगे देखिए कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस प्रयाग में होता है। भागीरथी एवं अलकनंदा का जो संगम है ये देव प्रयाग में होता है। कहाँ पर? देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग में इसका संगम होता है भागीरथी एवं अलकनंदा का। नेक्स्ट देखिए कि गोमुख किस हिमानी के निकट स्थित है। गोमुख जो है वो किस हिमानी के निकट स्थित है? तो गोमुख जो है ये कौन सी ग्लेशियर के निकट में स्थित है? तो सतोपथ हिमानी। ठीक है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि गोमुख जो है ये सतोपथ हिमानी के निकट स्थित है जहाँ से गंगा नदी निकलती है और कितनी उसकी ऊंचाई है? 3900 मीटर। ठीक है, 3900 मीटर। आगे देखिए कि सतोपथ हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है। तो आप लोग देख चुके हैं कि सतोपथ जो हिमानी है ये किसका? अलकनंदा का। अलकनंदा का सतोपथ हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये अलकनंदा का। ठीक है, और यही आगे जाके गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए कि अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा, धौली एवं विष्णुगंगा के जो संगम स्थल है इसको किस नाम जाना जाता है? तो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए कि भागीरथी को गंगा की मुख्य धारा माना जाता है, यह किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो जो भागीरथी जो नदी है ये देव प्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, कहाँ पर? देव प्रयाग में। कहाँ पर? देव प्रयाग में आकर। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है? तो देव प्रयाग में। ठीक है, देव प्रयाग में। नेक्स्ट देखिए कि गंगा नदी का नाम गंगा किस प्रयाग के बाद पड़ता है। तो गंगा नदी का गंगा नाम यह देव प्रयाग के बाद पड़ता है। किस प्रयाग के बाद? देव प्रयाग के बाद पड़ता है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है आपस में मिलती है। ध्यान में रखना है कि गंगा नदी जो है वो हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्वेश्चन बनता है कि गंगा जो नदी है ये मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो हरिद्वार के निकट, जो हरिद्वार है उसके निकट ये जो गंगा नदी है ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखिए कि गंगा नदी मैदानी भाग में किस स्थान के निकट प्रवेश करती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया है, ये कहाँ पर? हरिद्वार में। ठीक है, आगे देखिए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना है कि जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है, और जब दोनों मिलती है ना, जब दोनों मिलती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दोनों के संयुक्त धारा को भी पद्मा कहा जाता है और गंगा को भी बांग्लादेश में पद्मा ही कहा जाता है। आगे देखिए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए कि बांग्लादेश में पद्मा और जमुना नदियों का संगम कहाँ पर होता है। ठीक है ना, कहाँ पर होता है? तो पवना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास। पद्मा मतलब गंगा, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, तो दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि गंगा नदी और प्लस जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है। तो बांग्लादेश में। तो ये पवना के पूर्व गोलुंडो घाट में इसका संगम होता है। नेक्स्ट देखिए कि पद्मा और जमुना की सम्मिलित धारा को
आगे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो पद्मा और जमुना की सम्मिलित जो धारा है इसको पद्मा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा ही कहा जाता है। आगे देखिए कि चांदपुर के उत्तर में पद्मा नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है, ठीक है ना। ध्यान में रखना है कि चांदपुर के उत्तर में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो मेघना नदी ये मिलती है, ठीक है, मेघना नदी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद जो पद्मा नदी जो है मेघना नदी में मिलती है, मेघना नदी में, तो इसके बाद इसकी सम्मिलित धारा को क्या कहा जाने लगता है? इसके बाद मेघना ही कहा जाने लगता है, मेघना ही कहा जाने लगता है। आगे देखिए कि मेघना नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेघना नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो मेघना नदी जो है बराक नदी की सहायक नदी है। मेघना नदी किसकी सहायक नदी है? तो बराक नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। मेघना की सहायक नदी मेघना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बराकी होगा, ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसमें जो बराक नदी जो है ना ये मेघना की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन से इसमें ये होना चाहिए था, देखने थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मेघना जो है मेघना की सहायक नदी कौन सी है? मेघना की सहायक नदी कौन सी है? बराक नदी, ठीक है। मेघना की सहायक नदी कौन सी है? बराक नदी। तो बराक जो है किसकी सहायक नदी है? मेघना की सहायक नदी है। और मेघना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ध्यान में रखना है मेघना नदी की उत्पत्ति मणिपुर के माउंट जनापुर पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद किस दिशा में बहती है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये PYQ क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद किस दिशा में बहती है? तो ये जो है पहले दक्षिण दिशा की ओर बहती है, दक्षिण दिशा की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर उत्तर की ओर, इस तरह बहती है, ठीक है ना। सबसे पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर। देखिए सबसे पहले दक्षिण की ओर, उसके बाद दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सा हुआ? ये हुआ दक्षिण पूर्व। और उसके बाद पूर्व की ओर, इस तरह बहती है गंगा नदी जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ध्यान रखना है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार, ठीक है। और सबसे पहले ये दक्षिण में मुड़ती है, दक्षिण के बाद ये दक्षिण पूर्व में, और उसके बाद ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट देखिए कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा एवं भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सी नदी जो कई जल वितरितिकाओं में बंटकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है ना। कौन सी नदी जो है वो कितनी बहुत सारी जल वितरणिकाओं माने बहुत सारे उसका पार्ट बहुत सारा हो जाता है और वो बंटकर समुद्र में वितरित हो जाती है। तो ये जो नदी है मेघना नदी है। कौन सा है? मेघना नदी, ठीक है। मेघना नदी जो है और इसके बाद ये पूरी तरह से बंट जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए कि मेघना कब होती है? देखिए जब सबसे पहले तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और जमुना को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? वो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और जब दोनों मिलती है तो इसको भी पद्मा ही कहते हैं। और जब पद्मा मेघना से मिलती है तो टोटल धारा को मेघना हो जाता है। और मेघना धारा जो नदी है यही जो नदी है बहुत सारे कई जल वितरिकाओं में बंट जाती है, ठीक है। कई जल वितरिकाओं में बंट जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी ग्लेशियर से निकलती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह जो मानसरोवर झील है जो तिब्बत में उसके चेमडुंग हिमानी से निकलती है। चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है, ठीक है। आगे देखिए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में दिहांग के नाम से जानी जाती है? तो वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जो और दिहांग नाम के से कहाँ जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस कस्बे के पश्चिम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में किस कस्बे के पश्चिम में किस कस्बे के पश्चिम में प्रवेश करती है, तो ये सदिया, कहाँ पर, ये सदिया, सदिया जो जगह है इस कस्बे के पश्चिम से प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में सदिया है। कहाँ पर है ये सदिया कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है सदिया, अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे का पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी है, यह पूर्ववर्ती नदी है। कौन सा, पूर्ववर्ती नदी का ये उदाहरण है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र की बाईं तट के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। देखिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो इसमें लिया हुआ है, सारे क्वेश्चन जो PYQ है। तब ब्रह्मपुत्र नदी के जो बाईं तट से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, इसमें हो जाएगा बूढ़ी दिहिंग एवं धनसिरी। धनसिरी जो है, बूढ़ी दिहिंग एवं धनसिरी जो नदियां हैं, ये कौन सी है, ये लेफ्ट साइड से मिलती है। ठीक है ना, उसके साथ कोलंग है भी है। कौन कौन सा, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी एवं कोलंग। कौन सा, ध्यान में रखना है, कोलंग। ये नदियाँ कौन क्या करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट से इसकी सहायता करती है। आगे देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है। दाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है, तो दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ है सुबनसिरी, कामेंग, मानस एवं संकोश। ये सारी नदियाँ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये दाहिनी तरफ से मिलती है। आगे देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस स्थान के पास प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में ये गोलपारा के पास में प्रवेश करती है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, हम लोग देख सकते हैं, तो सदिया के पास से। भारत में सदिया और जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यहाँ से प्रवेश करती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में किस स्थान के पास प्रवेश करती है, तो गोलपारा के पास से ये प्रवेश करती है। आगे देखिए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, जमुना के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ठीक है ना, बांग्लादेश में। आगे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी जमुना से बांग्लादेश में उसके दाहिने किनारे पर कौन सी नदी आकर मिलती है। ठीक है ना, तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। ध्यान में रखना है, तीस्ता नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की सम्मिलित धारा अंत में किस खाड़ी में जाकर गिर जाती है, तो कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की जो सम्मिलित धारा है वो अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखिए कि चेम यूंग डुंग हिमानी मानसरोवर झील से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ PYQ क्वेश्चन लिया गया है। ये 80 किलोमीटर दूर है। जो मानसरोवर झील है उससे कितनी किलोमीटर के दूर पर है, चेम यूंग डुंग हिमानी, तो ये 80 किलोमीटर के दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सुबनसिरी नदी का उद्गम कहाँ है। जो सुबनसिरी नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत में होता है। कहाँ पर होता है, सुबनसिरी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो दाएं सिरे से मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ये तिब्बत से इसकी उत्पत्ति होती है। आगे देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो सालों भर बहती है। जो सालों भर बहती है ये नदी है चंबल नदी। चंबल नदी जो है यह सालों भर बहती है, राजस्थान का एकमात्र नदी है। नेक्स्ट देखिए कि चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान के पास प्रवेश करती है, तो ये चौरासीगढ़ के पास ये राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखिए कि चंबल नदी पर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है, तो चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात जो है ये स्थित है। ठीक है ना, और चित्तौड़गढ़ के पास में स्थित है। ठीक है ना, तो चंबल पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, चुलिया चंबल पर स्थित है। आगे देखिए, सिंधु नदी भारत में किस जिले से होकर बहती है। सिंधु नदी जो है वो भारत में लद्दाख का जो लेह जिला है
वहाँ से होकर बहती है। सिंधु नदी भारत में किस जिले से होकर बहती है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंधु नदी भारत में किस जिले से होकर बहती है? तो ये लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके लेह जिले से यह होकर बहती है। नेक्स्ट देखिए कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुई थी? सिंधु जल समझौता जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु जल समझौता ध्यान में रखना है 1960 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए कि सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाव के कुल जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र 20% ही। मात्र 20% ही सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं जो झेलम और चिनाब है, इनकी कुल जल का लगभग कितना परसेंट? मात्र 20% ही ये भारत इसका यूज कर सकता है। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ध्यान में रखना है 1960 ईस्वी में ये समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? कौन सा जो राज्य है वो सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा एवं दिल्ली। हरियाणा एवं जो दिल्ली नगर है, ये जो राज्य हैं, ये दोनों राज्य जो है ये गंगा एवं सिंधु नदी के बीच नदी तंत्र का बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। आगे देखिए कि अम्बाला के पूर्व की नदियाँ किस खाड़ी में गिरती है? जो अम्बाला के जो पूर्व में है वो सारी नदियाँ, अम्बाला के पूर्व की नदियाँ किस खाड़ी में गिरती हैं? तो जो अम्बाला के जो पूर्व की नदियाँ जो हैं ये कहाँ पर गिरती है मेरे भाई? तो ध्यान में रखना है कि अम्बाला जो पंजाब में स्थित है, तो अम्बाला की पूर्व की नदियाँ जो भी है वो कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अम्बाला का जो पश्चिम स्थित जो नदियाँ हैं ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अम्बाला के पश्चिम में जो स्थित नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती है। और अम्बाला का जो पूर्व में जो भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ध्यान में रखना है कि सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल का विभाजक कौन है? तो हरियाणा एवं दिल्ली। आगे देखिए कि अम्बाला से सुंदरबन तक फैला हुआ मैदान लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? कितना किलोमीटर लंबा है? तो अम्बाला से सुंदरबन तक फैला हुआ जो मैदान है लगभग 1800 किलोमीटर तक है। कितना? 1800 किलोमीटर तक है। और इसका ढाल जो है ये लगभग 300 मीटर तक इसका ढाल ये क्या होता है? बढ़ता जाता है, गिरता जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा अम्बाला से सुंदरबन तक, ठीक है, अम्बाला से सुंदरबन तक फैले मैदान के ढाल में कुल गिरावट लगभग कितनी मीटर तक है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 मीटर तक। इसके अम्बाला से सुंदरबन तक के मैदान जो फैले मैदान है उसके ढाल में 300 मीटर तक की कुल गिरावट होती है। आगे देखिए चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात राजस्थान के किस स्थान में के पास स्थित है? तो जो क्वेश्चन था कि चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात राजस्थान के किस स्थान के पास स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? तो ये नदी जो है चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है। आगे देखिए कौन सी नदी रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो कौन सी रेखा जो है ये रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो सावित्री नदी जो है वो रायगढ़ एवं रत्नागिरी दोनों कहाँ पर है? ये दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे देखिए कि वंशधारा नदी उड़ीसा की कालाहांडी जिले से निकलकर किन दो नदियों के बीच से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वंशधारा नदी जो है जो उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, यह गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से होकर बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। आगे देखिए कि गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में है? तो गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में है। कितनी? 7 राज्यों में है, 7 राज्यों में है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोदावरी नदी जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो देखिए गोदावरी नदी जल ग्रहण क्षेत्र में 7 राज्य और 7 का नाम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा। ये जो राज्य हैं 7 राज्य हैं ये गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। तो इनमें से देख लीजिए कि कौन कौन इसमें नहीं है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र तो है, तेलंगाना है,
और कर्नाटक भी है, बिहार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार जो राज्य है गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए कि बराक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बराक नदी का जो उद्गम स्थल है हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर है? तो माउंट जनापो नदी, माउंट जनापो है वहाँ से निकलती है, जो मणिपुर हिल में स्थित है। तो मणिपुर हिल के माउंट जनापो से बराक नदी निकलती है। नेक्स्ट देखिए कि बराक नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो बराक नदी जो है वो भारत के असम, मणिपुर एवं मिजोरम, कौन कौन? असम, मणिपुर एवं मिजोरम से होकर बहती है। नेक्स्ट देखिए कि बांग्लादेश में बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बांग्लादेश में बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सुरमा एवं मेघना के नाम से, सुरमा एवं मेघना के नाम से बराक नदी को जाना जाता है। आगे देखिए कि तिहाई मुख्य बांध किस नदी पर स्थित है? तिहाई मुख्य बांध जो है किस नदी पर स्थित है? बराक नदी पर ही स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तिहाई मुख्य बांध जो है वो बराक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए कि बराक नदी को किस राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है? बराक नदी को कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6, ठीक है, 6 है। बराक नदी को किस राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें जो भी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। देखिए सबसे पहले उत्तर का नदी बताना है, तो सबसे पहले उत्तर में कौन सी नदी है? उत्तर में तो महानदी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर में महानदी। ये 2 ऑप्शन को पकड़िए, उत्तर में महानदी, महानदी के बाद हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। कहाँ ये सबसे पहले हो जाएगा? ध्यान में रखना है कि महानदी, उसके बाद गोदावरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखना है आप लोग, यहाँ पर थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। देखिए थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। देखिए सबसे पहले ध्यान में रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर, सबसे उत्तर में नदी कौन सी है? महानदी है। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है, ठीक है, तो सबसे पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, पेनार, कावेरी और बैगाई। सबसे पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी एवं वैगाई, ये नदियाँ जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, तो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। आगे देखिए कि बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो है ये है जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोगंड एवं सोनाई। लोगंड एवं सोनाई ये सब कौन सी नदियाँ हैं? जो बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए कि वंशधारा नदी किस राज्य से निकलती है? जो वंशधारा नदी जो है ये किस राज्य से निकलती है? ये उड़ीसा से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई के रूप में बताना है घटता क्रम, मतलब सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय नदी में कौन सी है? तो सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए और बी में हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है? तो गोदावरी के बाद आप लोगों को कौन सा होगा? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है कृष्णा नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465, ठीक है, कृष्णा का लंबाई कितना है? 1401, ठीक है, ध्यान में रखना है इस तरह नदियों का, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा के बाद महानदी, उसके बाद कावेरी और ताप्ती, ठीक है। ये सारी नदियों का जो है घटते क्रम में ये क्रम है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है ये इन लोगों का ये घटते क्रम में ये अनुक्रम है। सबसे पहले हो जाएगी सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, महानदी, ये सबसे पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद हो जाएगा नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद कावेरी और ताप्ती, ठीक है। आगे देखिए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किन 2 नदियों को जोड़ने का निर्णय लिया था? ठीक है, आंध्र प्रदेश जो सरकार है वो कृष्णा एवं गोदावरी, जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी है, इन दोनों नदियों को जोड़ने का निर्णय लिया था, ठीक है। आगे देखिए कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य किस तिथि को किया गया था? ठीक है, जो आंध्र प्रदेश जो है ये कृष्णा एवं जो
गोदावरी नदी को जोड़ने का काम किया था, तो कब ये स्टार्ट किया था? तो ध्यान रखना है 16 सितंबर 2015 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना हुआ है, तो ध्यान रखना है कि 16 सितंबर 2015 को गोदावरी एवं कृष्णा को आंध्र प्रदेश सरकार ने जोड़ने का निर्णय लिया था। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं कि गोदावरी नदी से पानी को पहली बार किस स्थान से कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया था? ठीक है, तो गोदावरी नदी के इसका क्या आंसर है? विजयवाड़ा। ठीक है, जो पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पानी सबसे पहले पहुंचाया गया था। ठीक है, ओ सॉरी, ये विजयवाड़ा जो है ना, विजयवाड़ा में जो पोलावरम नहर है उसके अंदर पहुंचाया गया था, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पूछा है, यहाँ पूछा है कि गोदावरी नदी से पानी को पहली बार किस स्थान से कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया है? किस स्थान से? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिमपट्टनम। इब्राहिमपट्टनम से ये सबसे पहले कृष्णा नदी तक पानी पहुंचाया गया था। आगे देखिए कि जो गोदावरी नदी जो है, ये गोदावरी नदी कृष्णा नदी तक पानी किस परियोजना के तहत पहुंचाया गया था? तो कौन सा परियोजना के तहत? तो पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना के तहत। कौन सा? पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। देखिए, कृष्णा और गोदावरी का तो मेल मिलाप हो रहा है, लेकिन इस परियोजना का नाम क्या है? परियोजना का नाम है पोलावरम विजयवाड़ा परियोजना। आगे देखिए कि पोलावरम विजयवाड़ा जो लिंक परियोजना जो है, ये किस जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी गई? ठीक है, तो ये कृष्णा एवं गुंटूर जिला, जो आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा एवं गुंटूर जिला है, इन दोनों जिलों को लाभकारी के रूप में बहुत ही मानी गई ये पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट की गोवा की दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? ठीक है, गोवा जो राज्य है, गोवा की दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो एक है मांडवी और एक है जुआरी। एक मांडवी है और एक जुआरी है। और मांडवी नदी जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ढलानों में उत्पन्न होती है। जो मांडवी नदी जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो कर्नाटक जिले में इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए कि मांडवी नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो ध्यान में रखना है, जो मांडवी नदी जो है वो पश्चिमी घाटों की ढलान से उत्पत्ति हुई है, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक से। ठीक है, आगे देखिए केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? केरल के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो केरल का सबसे बड़ी नदी भरतपुजा है। केरल की सबसे बड़ी नदी, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वीवीआई, सारे क्वेश्चन तो इसमें वीवीआई है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू लिए गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि केरल के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भरतपुजा। आगे देखिए कि भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है? भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है? तो भरतपुजा नदी जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। आगे देखिए पेरियार नदी केरल की कौन सी सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, कि पेरियार जो नदी है ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और एक नंबर पर कौन सी है? ऊपर देखिए हम लोग भरतपुजा। ठीक है, भरतपुजा जो है, भरतपुजा नदी। ठीक है, अब से लिख देता हूँ, देखिए कौन सा? भरतपुजा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है भरतपुजा नदी जो है। देखिए भरतपुजा नदी जो है वो केरल के सबसे लंबी नदी, और पेरियार नदी जो है वो, ये भी नदी बहुत ही फेमस नदी है केरल के लिए। ये सबसे बड़ी नदी नहीं है, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए केरल की पंबा नदी किस झील में गिरती है? तो केरल की जो पंबा नदी है वो वेम्बनाड झील में गिरती है। ठीक है, तो ये रहा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नदियाँ से बनता है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस थे, जो पीवाईक्यू के रूप में किसी न किसी एग्जाम में आ ही हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये था पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 था, और इस नदी का पार्ट 1 को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, लग रहा है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग ये वीडियो लाते हैं। और डेली का यदि आप लोग
आप लोग यदि डेली का लूसेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, देखिए जो न्यू लूसेंट आया है 2000 जो भी अभी ये चल रहा है, अभी 25-26, ठीक है। तो अभी जो भी ईयर चल रहा है उसमें आप लोग नया लूसेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो हमारा डेली टेलीग्राम पर क्यूज कराया जाता है, वो रात्रि के 9 बजे, ठीक है, रात्रि के 9 बजे क्यूज कराया जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और पूरी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ डेली आप लोगों का क्यूज कराया जाता है। तो आप लोग डेली होमवर्क को याद कीजिए और डेली क्यूज कीजिए, इस तरह हम करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर देखिए आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, देखिए सर्च करना है ड्रीम, उसके बाद यहाँ पर देना है इस तरह का, उसके बाद लिखना है सक्सेस, SUCCESS, उसके बाद ब्रू, ड्रीम सक्सेस ब्रू, वहाँ पर सर्च करना है और हो सके तो यहाँ पर @ भी लगा दीजिएगा तो और ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना है ड्रीम सक्सेस ब्रू टेलीग्राम पर, एक ही बार में ये चैनल आपको मिल जाएगा, ये ग्रुप मिल जाएगा और आप लोग ज्वाइन हुई और डेली क्यूज कीजिए। अरे भाई क्यूज करने से आप लोगों का बेनिफिट ये होता है कि पता चलता है कि आप कितना पढ़े हैं और पता चलता है कि इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क को डेली अच्छे से कीजिएगा यदि ज्वाइन होते हैं तो, ठीक है। और डेली क्यूज करना है रात्रि के 9 बजे, आपको ये भी बता दिया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय मेरे भाई।